हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, वैदिक काल की संपूर्ण विश्लेषण लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं, जिसमें कि ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, उसका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और जो उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चला था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वैदिक काल संपूर्ण विश्लेषण, यहाँ 1 नंबर है और वहाँ 2 नंबर में हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए, आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये मात्र 2 वीडियो हैं जो वैदिक काल से संबंधित हैं। दोनों वीडियोस में सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। एक भी क्वेश्चन यदि आपका वैदिक काल से संबंधित, ऋग वैदिक काल से संबंधित और उत्तर वैदिक काल से संबंधित आता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें, जिस पे कि आपको इसका संपूर्ण पीडीएफ मुफ्त में मिलेगा। और दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो और बनाया है, तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड संपूर्ण विश्लेषण है वह भी, तो आपको आई बटन में उस वीडियो को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसको भी देखना ना भूलें, उसमें भी संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। और आगे देखते हैं कि इस काल का ज्ञान का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इस वेद में 10-28 भजनों का 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 10-28 भजनों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इनको 10-28 सूत्र भी कहते हैं। आगे है, वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेदों के साथ साथ प्रारंभ करते हुए इसकी व्याख्या की गई थी, लिखा नहीं गया था। उन्हें मौखिक विधियों से पढ़ाया जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति यानी सुना और स्मृति यानी याद किया कहा जाता था। लेकिन बाद में लिपियों के आविष्कार के बाद लेखन में इसका नाम कम प्रयोग किया जाने लगा। तो पूर्व वैदिक काल से यहाँ तक हमारी जो इसकी प्रस्तावना है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं कि पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल कितना था। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद से मिला। ऋग्वेद क्या है, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें 10-28 सूत्र हैं और 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। आगे इसमें चलते हैं तो इसका मूल स्थान, पहचान और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्यों को उनके समान भारतीय यूरोपीय भाषा परिवारों के रूप में जाना जाता था, और जो कि यूरेशियन क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित थे। तो आर्य जो थे वह भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार के रूप में जाने जाते थे और यूरेशियन क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित थे। आगे चलते हैं। मैक्स मूलर का तथ्य है कि वे मध्य एशिया मैदानी भाग में रह चुके थे, जिन्होंने फिर बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। भारतीय यूरोपीय भाषा में कुछ निश्चित जानवरों और समान पौधों के नामों को सबूतों के रूप में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो यहाँ आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। किसने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था। अगला पॉइंट है, गांव से संबंधित होने के कारण चरवाहा मुख्य व्यवसाय था, जबकि कृषि कार्य द्वितीयक व्यवसाय के रूप में था। तो अब आता है कि आर्य क्या करते थे। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय चरवाहा था और वह कृषि उनका द्वितीयक व्यवसाय था। चरवाहे के जीवन में घोड़ा मुख्य भूमिका निभाता था, जिसे काले समुद्र के पास पाला जाता था। अगला पॉइंट आपका बनता है,
पद आर्य ऋग्वेद में 36 बार आया है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पद आर्य ऋग्वेद में कितनी बार आया है, तो 36 बार आया है, जो आर्यों को संस्कृति समुदाय के रूप में दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है कि आर्य 1500 ईसा पूर्व के दौरान भारत में आए और पूर्वी अफगानिस्तान NWFP पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारों के पास बस गए। इस पूरे क्षेत्र को 7 नदियों की धरती के नाम से जाना जाता था। तो जहाँ पर भी आर्य आए और अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारों पर बसे, इस पूरी धरती को 7 नदियों की धरती कहा जाता था। अगला पॉइंट है आर्यों का उनके स्वदेशी निवासी दस्युस से संघर्ष हुआ और आर्यों के प्रमुख जिन्होंने उनसे जबरदस्ती की, उन्हें त्रसादस्यु कहा गया था। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सप्त सिंधु को ऋग्वेद में प्रदर्शित किया गया। सिंधु सर्वोत्कृष्ट नदी है, जबकि सरस्वती अथवा नदी तरण ऋग्वेद की नदियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो देखते हैं ऋग्वेद का नाम, ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम जिन नदियों के हैं, तो सिंधु को ऋग्वैदिक नाम सिंधु है और आधुनिक नाम भी सिंधु है। वितस्ता जो नदी थी वह आधुनिक नाम झेलम नदी हो गया है। असिकनी जो नदी थी उसका चिनाब हो गया है। परुष्णी नदी थी उसका रावी हो गया है। बिपाश नदी थी उसका बीस हो गया है और सुतुद्री नदी थी उसका सतलुज हो गया है। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल की नदियां थीं जिनको पहले इन नामों से जाना जाता था और उनके नाम परिवर्तित होकर अब ये हो गए हैं, जैसे कि सिंधु, वितस्ता, असिकनी, परुष्णी, विपाश और सुतुद्री। इनको क्रमशः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलज के नाम से जाना जाने लगा। आगे आता है जनजातीय संघर्ष। तो जनजातीय संघर्ष किस तरह से हुए वैदिक काल में, तो आर्यों ने भारत पर और पश्चिमी एशिया में पहली बार घोड़ों से चलने वाले रथों की शुरुआत की। तो घोड़ों के रथों की चलने की शुरुआत किसने की? आर्यों ने की। वे शस्त्रों और बर्मनों से पूर्णतः सुसज्जित रहते थे, जिसने सभी जगहों पर उनकी जीत की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। अगला पॉइंट है आर्यों को 5 जनजातियों में बांटा गया, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। वे आपस में लड़ते रहे। अगला है 10 राजाओं की युद्ध भूमि अथवा 10 राजन युद्ध थी। यह युद्ध भारत के राजा सुदास के खिलाफ 5 आर्यों और 5 गैर आर्यों के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत जीता था। वे बाद में पुरुष के साथ जुड़ गए और एक नई जनजाति स्थापित की जिसका नाम कुरुश था, जो गंगा के उत्तरी मैदानी भाग पर शासन करती थी। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वह पुरुषनी नदी पर हुआ था और पुरुषनी नदी को आधुनिक काल में रावी नदी कहा जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो वह पुरुषनी नदी पर हुआ था। आगे आता है भौतिक जीवन और अर्थव्यवस्था। तो वैदिक काल की ऋग्वैदिक काल का भौतिक जीवन और अर्थव्यवस्था कैसी थी उस पर चर्चा करेंगे। तो उनकी सफलता का श्रेय रथों, घोड़ों और कांसे के बने बेहतर हथियारों के प्रयोग को जाता है। उन्होंने तीली वाले पहिए का आविष्कार भी किया था। तो पहिए का आविष्कार वैदिक काल में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है उन्हें कृषि का अच्छा ज्ञान था, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से चारे का उत्पादन करने में किया जाता था। ऋग्वेद में यह बताया गया है कि धार फार लकड़ी का बना होता था। तो धार और फार लकड़ी का बना होता था, यह ऋग्वेद में मिलता है। अगला है आपका वे गायों के लिए युद्ध करते थे। गायों को ढूंढने को गविष्ठी कहा जाता था। उनके जीवन में जीवन महत्वपूर्ण
जमीन महत्वपूर्ण नहीं थी। तो वह गायों को ढूंढते थे और गायों के लिए ही वह युद्ध करते थे। उनके जीवन में जमीन का कोई महत्व नहीं था। अगला पॉइंट है, आर्य शहरों में कभी नहीं रहे। तो आर्यों की जो रहन सहन का जो आश्रय था वह गांवों से लगा हुआ था, वह शहरों में कभी नहीं रहे। अगले आप पॉइंट पर बात करते हैं, जनजातीय राजनीति। तो जनजातीय राजनीति क्या हुई आर्य में? अवधि की सभाएं, सभा समिति, विधाता और गढ़, दो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाएं सभा और समिति थीं। सभा और विधाता में महिलाएं भाग लेती थीं। अगला पॉइंट है, बलि लोगों के द्वारा दिया गया स्वैच्छिक योगदान था। तो बलि की प्रथा वैदिक काल में चल रही थी। अगला पॉइंट आपका है, राजा ने एक सामान्य स्थायी सेना नहीं रखी थी। यहाँ पर सरकार की जनजातीय व्यवस्था थी जिसमें सैन्य तत्व एक तंतु समान थे। सैन्य कार्य विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाता था, जिन्हें व्रत, गढ़, ग्राम, सरदा कहा जाता था। महत्वपूर्ण पद इसके आते हैं, जनजातीय प्रमुख, राजन यानी राजा का पद वंशानुगत था। राजा का चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था। ये आप ध्यान रखें, जनजातीय प्रमुख राजन होता था और राजा का पद वंशानुगत था और राजा का चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था। अगला आता है पुरोहित। यह महायाजक या विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला आता है आपका सेनानी, जो कि सेना का प्रमुख होता है, जो भाले, कुल्हाड़ी और तलवार का प्रयोग करता था। आगे आपका आता है कर अधिकारी और न्याय प्रशासनिक अधिकारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। तो आर्यों के जो वैदिक काल था उसमें कर अधिकारी और न्याय अधिकारी नहीं होता था। अगला प्रश्न पॉइंट है, ब्रजपति वह अधिकारी जिसका बड़े भूभाग पर अधिकार होता था। वे कुलपास कहे जाने वाले परिवार के मुखिया का प्रतिनिधित्व करता था और युद्धक समूहों के प्रमुखों, जिन्हें ग्रामीणों से युद्ध भूमि कहा जाता था, का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि जो वज्रपति होता था वह भूमि भाग का अधिकारी होता था, जहां पर युद्ध होता था उस युद्ध भूमि का वह प्रतिनिधित्व करता था। आगे आता है जनजाति और परिवार। पॉइंट है आपका जनजाति और परिवार से रिलेटेड पॉइंट है, भाईचारा सामाजिक ढांचे का आधार था। अगला पॉइंट आपका बनता है, प्राथमिक राजभक्ति जन अथवा जनजाति को दी गई थी। ऋग्वेद में लगभग 275 बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातियों के एक अन्य शब्द विष है, जिसका ऋग्वेद में 170 बार वर्णन किया गया है। ग्राम छोटी जनजातीय इकाइयां होती थीं। ग्रामों के बीच के संघर्ष को समग्राम कहा जाता था। आगे पॉइंट आता है, कुल वह पद जो परिवार के लिए प्रयोग किया जाता था उसका बहुत कम प्रयोग किया गया है। परिवार को ग्रह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला आपका पॉइंट बनता है, पित्रात्मक समाज और पुत्र का जन्म युद्ध लड़ने की इच्छा के सूचक थे। आपको ये ध्यान रखना है कि पित्रात्मक समाज और पुत्र का जन्म युद्ध लड़ने की इच्छा के सूचक होते थे। नेक्स्ट है, महिलाएं विधानसभाओं में शामिल हो सकती थीं, त्याग कर सकती थीं और भजन गाती थीं। अगला पॉइंट है आपका, कई पति रखने वाली महिलाएं, महिला पुनर्विवाह और लीवरेट पाए गए थे, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। यानी कि महिलाएं कई विवाह कर सकती थीं, पुनर्विवाह कर सकती थीं, कई पति रख सकती थीं, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं देखने को मिला।
नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट सामाजिक बंटवारा। तो आर्यों ने सामाजिक बंटवारा कैसे किया? तो वर्ड रंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पद है। जो वर्ड है वह रंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पद है। अगला पॉइंट है दास और दस्युस से गुलामों और शूद्रों के रूप में व्यवहार किया जाता था। ऋग्वेद में आर्य वर्ड और 10 वर्ड का वर्णन किया गया है। तो आर्य वर्ड यानी श्रेष्ठ कुलीन के लिए, और 10 वर्ड या जो दास होते थे उन शूद्रों का इसमें वर्णन किया गया है। आगे है व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों योद्धा, संत, व्यक्ति और शूद्र में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह वर्गीकरण ज्यादा गहन नहीं था। आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर किन किन वर्गों में विभाजित किया गया, तो योद्धा, संत, व्यक्ति और शूद्र, लेकिन यह ज्यादा गहन नहीं था। अगला पॉइंट है सामाजिक असमानताएं दिखना प्रारंभ हो गई थीं, लेकिन समाज अभी तक आदिवासी और बड़े पैमाने पर समतावादी थे। आगे पॉइंट आता है आपका ऋग्वैदिक देवता, जो कि ऋग्वेद में देवता कहे जाते थे। प्रकृति की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा की जाती थी। विभिन्न देवताओं की विशेषताएं थीं। इंद्र को पुरंदर, जिसके 250 स्रोत मिलते हैं। अग्नि को अग्नि देवता 200 स्रोत मिलते हैं। वरुण को प्राकृतिक क्रम को बनाए रखने वाले देवता। सोम को पौधों के देवता। मारुत को तूफानों की प्रतीकत्व करने वाले देवता। और अदिति और उषा देवियां थीं, जो कि सुबह की पहली किरण की मौजूदगी को प्रदर्शित करना। पूजा करने का प्रमुख तरीका प्रार्थना और त्याग था, लेकिन पूजा परंपराओं और बलि के प्रावधान में शामिल नहीं की गई थी। उनकी पूजा उनके भौतिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने और भलाई हेतु की जाती थी। आगे दोस्तों यह यहाँ पर पार्ट ख़त्म होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि ऋग्वैदिक काल का समय सीमा कितनी थी, यानी कालक्रम कितना था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो कि वैदिक काल का संपूर्ण स्रोत ऋग्वेद है, जिसमें 10-28 सूक्तों में विभक्त है। 10 मंडल हैं इसके। वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। इसका मूल स्थान आपको पता होगा कि यूरेशियन क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित थे। आगे इसके पॉइंट आते हैं। मैक्स मूलर ने ये कहा था कि यह मध्य एशिया के निवासी थे। और पद आर्य ऋग्वेद में 36 बार आया है। आगे पॉइंट देखेंगे तो आर्य 1500 ईसा पूर्व के दौरान भारत में आए थे। नेक्स्ट आपका इससे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु, बेतस्ता, असिकनी, पुरुषनी और बिपाशा, शतुद्री आदि नदियों के आधुनिक नाम हैं ये कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलज। यानी शतुद्री को सतलज, बिपाशा को बीस, पुरुषनी को रावी, अशिकनी को चिनाब, बेतस्ता को झेलम और सिंधु को आज भी सिंधु ही कहा जाता है। जनजातीय संघर्ष से आपका जो पॉइंट बनता है वह ये बनता है कि आर्यों को 5 जनजातियों में बांटा गया, जिन्हें पंचजन कहा जाता है, और वह फिर आपस में लड़ते रहे। नेक्स्ट आपका है 10 राजाओं की भूमि अथवा 10 राजन युद्ध थी। तो 10 राजाओं की भूमि जो थी वह पुरुषनी नदी के किनारे होने वाला युद्ध 10 राजाओं की नदी था, 10 राजाओं की भूमि थी, जिसमें कि 10 राजाओं ने एक साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। आगे आपका आता है और पुरुषनी को आज आधुनिक नाम जो है उसका वह रावी नदी कहा जाता है। भौतिक जीवन और अर्थव्यवस्था कैसी थी? यह घोड़ों, रथों और कांसे के बने बेहतर हथियारों के प्रयोग को जाने जाते हैं।
इन्होंने पहिए का आविष्कार किया था। शहरों में कभी गए नहीं थे। गायों के लिए इन्होंने युद्ध किया, इनके लिए जमीन की कोई कीमत नहीं थी। जनजातीय राजनीति कैसी थी? सभाएं होती थी, सभा समिति, विधाता और गण। तो सभाओं में जो स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, वह भाग लेती थीं विधानसभाओं में और सभा और समितियों में। ठीक है। बलि का प्रावधान था, वह स्वैच्छिक था। आगे आपका पॉइंट बनते हैं कि इंद्र को क्या कहा जाता था। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों और योद्धा संत, जो 4 वर्गों थे, योद्धा संत व्यक्ति और शूद्र, इनमें बांटा गया था। ऋग्वेद के देवता आ जाते हैं तो यह प्रकृति के पूजक थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वह प्रकृति के पूजक थे, वह प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करते थे, अग्निदेव की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे, सोम की पूजा करते थे और मारुत की पूजा अदिति और उषा, यह देवियां थीं जो सुबह की पहली किरण की मौजूदगी को प्रदर्शित करती थीं। तो और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। तो यह आता है कभी कभी, किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता था? तो इंद्र देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता था। अग्नि देवता अग्नि। और कभी क्वेश्चन आता है तो प्राकृतिक क्रम को बनाए रखने वाले देवता कौन से थे ऋग्वेद में? तो वह वरुण देव थे। पौधों के देवता कौन थे? तो सोम देवता थे। तूफानों के प्रतीकत्व करना किस देवता को माना जाता था? तो वह मारुत देवता को माना जाता था। तो ज्यादातर इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा क्वेश्चंस देवताओं से नहीं आते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाला सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर जाकर क्लिक करें, आपको उसका लिंक वहां से मिलेगा, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो उत्तर वैदिक काल होगा, पार्ट नंबर 2, वैदिक काल संपूर्ण विश्लेषण पार्ट नंबर 2, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।